हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम होगा बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर से आपके सीटेट के एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को यदि मिला लें तो, चाहे आप लैंग्वेज 1 का देखेंगे चाहे आप लैंग्वेज 2 देखेंगे, दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर के। आप लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 यदि हिंदी लेते हैं और एक संस्कृत लेते हैं, तो यदि आप हिंदी के ही ग्रामर पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, हिंदी का ही आप बेस मजबूत कर लेते हैं, तो आपको संस्कृत का ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी भी तो बहुत थोड़ी सी पड़ सकती है। आपके दोनों के क्वेश्चन इसी वीडियो के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। बट यदि आप इंग्लिश लेते हैं दूसरी लैंग्वेज, तो बस आपको लैंग्वेज की ही प्रॉब्लम होगी, बाकी ग्रामर जो होता है वो सेम होता है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे हिंदी के क्वेश्चन किसने पूछे जाते हैं। तो हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी को ही दो पोर्शन में बांट दिया जाता है, दो पार्ट में बांट दिया जाता है। जिसमें पहला पार्ट जो होता है, इसमें आपके गद्यांश और काव्यांश पूछे जाते हैं और काव्यांश पूछे जाते हैं। ये कितने नंबर का? तो ये 15 नंबर का। वही जो सेकंड पार्ट रहता है, उसमें पेडागॉजी पूछी जाती है, जो कि कितने नंबर की होती है? 15 नंबर की। तो 15 नंबर की पेडागॉजी हो गई और 15 नंबर के आपके गद्यांश और काव्यांश हो गए। ये जो गद्यांश और काव्यांश पूछे जाते हैं, इन्हीं में ही ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी ग्रामर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जैसे उपसर्ग पूछ लेगा, प्रत्यय पूछ लेगा, संधि पूछ लेगा, समास पूछ लेगा, संज्ञा पूछ लेगा, सर्वनाम पूछ लेगा। वो भी इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं, तो 100% आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन निकाल के अभी आपको सॉल्व करा के भी दिखा दूंगी कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं ग्रामर के। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के, बट जो पेडागॉजी होती है ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, हिंदी की हो, मैथ की हो, ईवीएस की हो, सीडीपी की हो। इसमें क्या होता है, 7 नंबर का एक पूछ लेगा और 7 नंबर का 8 नंबर का एक पूछ लेगा। तो जो ये 7 और 8 नंबर में डिवाइड होते हैं, इनमें ही 2 से 3 नंबर का एक में पूछ लेता है, तो 2 से 3 नंबर का एक में पूछ लेगा। एक एक नंबर के ही क्वेश्चन रहेंगे, बट 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। जरूरी नहीं है कि समास पूछ लिया तो अलंकार ना पूछे, अलंकार पूछ लिया तो संधि ना पूछे। कभी कभी मैं आपको दिखाऊंगी 2018 का क्वेश्चन पेपर, अब भी दिखाऊंगी, उसमें सिर्फ प्रत्यय से ही 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, एक सामाजिक करके और एक सांस्कृतिक करके। दोनों में मतलब किस प्रत्यय का यूज हुआ है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पूछा जाता है। बट इस वीडियो में हम आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संज्ञा के बारे में बताएंगे और पार्ट 2 करके हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको अलंकार और संधि पढ़ा देंगे। क्योंकि सारी चीजें एक ही वीडियो में यदि बताऊंगी तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी। इसके लिए हम बेसिक ग्रामर करके ही पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से और कैसे पूछे जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पेपर 1 का ही सिलेबस है या हम पेपर 1 के बारे में आपको बता रहे हैं। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही सेम फॉलो होता है, सेम चीजें होती हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है हमने? उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में आगे, पहले या शुरू में कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ये उपसर्ग शब्द बना कैसे? तो उपसर्ग 2 शब्दों के मेल से बना है, एक उप और दूसरा सर्ग। उप का मतलब होता है समीप
और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना। मतलब किसी भी शब्द के आगे पहले शुरू में लग करके एक नए शब्द की रचना करना ही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। आई थिंक समझ गए होंगे आप। जैसे हम बताते हैं, जैसे लिखा है देश, कोई भी देश हो, हमारा देश इंडिया ही नहीं कि कोई भी देश हो, उसके आगे हमने लगा दिया, ये क्या हो गया? उपदेश। जय हो, लोग बोलते ना भारत माता की जय हो, जय के आगे हमने परा उपसर्ग लगा के इसको क्या कर दिया? पराजय कर दिया। इसी तरह से कोई भी शब्द आप ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा है, से आप मान लिख सकते हैं, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं, अधिकार, अभिमान, कुछ भी ले सकते हैं, बट उसके आगे जो यूज होता है वही उपसर्ग कहलाता है। अब हम आपको प्रत्यय दिखाते हैं। प्रत्यय जो होता है उपसर्ग का सेम उल्टा होता है। ये क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होता है? ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी सार्थक शब्द के मूल शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। ये क्या था? आगे जुड़ रहा था। ये क्या था? अंत में जुड़ रहा था, बाद में जुड़ रहा था। जैसे लिखा है अच्छाई, क्या लिखा है? अच्छाई। अच्छाई को अच्छा करके यहाँ अच्छा प्लस ई कर दिया, ये क्या बन गया? अच्छाई। पूछ लेगा आपसे पेपर में कि अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या है? ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। वही लिखा समाज धन इक, पूछ लेगा सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट 1 नंबर हमारे कट जाते हैं यदि हमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में नहीं पता होता है। तो हम क्यों ना हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। एक चीज और सुन लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दे देगा, और तब आपसे कहेगा कि इसका मूल शब्द निकाल के आप उपसर्ग और प्रत्यय को बताएं। तो वहां आप क्या करेंगे, ये हम आपको दिखाते हैं। जैसे लिखा हमने अपमानित, क्या लिखा? अपमानित, आपको दिख रहा होगा। इसमें मान जो है वो क्या है? यही आपका मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। इसमें इत प्रत्यय लग गया, क्या लगा? इत प्रत्यय। और उपसर्ग क्या है? अप। तो ये क्या है? मूल शब्द हमारा मान है और अप उपसर्ग है। इत प्रत्यय लगा करके हमने अपमानित शब्द बना दिया। उसी तरह से निराभिमान लिखिए तो निर क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है, और लास्ट में जो इत बचता है वो क्या होता है? प्रत्यय हो जाता है। तो ये आपको उपसर्ग प्रत्यय समझ में आ गया। अभी हम आपको तुरंत एक क्वेश्चन दिखाते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। उसके बाद हम आपको समास पढ़ाएंगे, फिर संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा करके आज की वीडियो एंड करेंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 जो पढ़ाएंगे उसमें हम आपको संधि और अलंकार के बारे में फुल डिटेल में पढ़ा देंगे। इन्हें आप नोट कर लीजिए और समझने की थोड़ी सी कोशिश। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन 2018 के दिसंबर में पूछा था। गद्यांश और काव्यांश में दोनों में ही एक एक क्वेश्चन प्रत्यय से पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इक प्रत्यय, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी तिक, ऑप्शन डी कृतिक। पूछ रहा है सांस्कृतिक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए सही है, इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में ही, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ये जो अनिश्चित शब्द लिखा है इसमें कौन सा प्रत्यय लग सकता है? ऑप्शन ए ती, ऑप्शन बी ता,
ऑप्शन सी ते, ऑप्शन डी ती। इनमें जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर है। अनिश्चित में ता प्रत्यय लगता है। समास के बारे में जानेंगे। समास के 6 नामों को किस तरह से हम एक लाइन में याद कर सकते हैं और समास से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्विधु अब तक। द्विधु अब तक। द्विधु अब तक से ही आप इन 6 समासों का नाम याद कर सकते हैं। द्विधु से हम द्वंद्व समास लिखते हैं और दी से हम द्विगु समास लिखते हैं। आ से हम अव्ययी भाव समास लिखते हैं और बै से हम बहुव्रीहि समास लिखते हैं। बहुव्रीहि। त से हम तत्पुरुष समास लिखते हैं। तत्पुरुष समास। और क से कर्मधारय। कर्मधारय। तो इन 3 वर्ड से, इन 3 शब्दों से आप 6 समास का नाम इजिली याद कर सकते हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक एक के बारे में बेसिक तौर से आपको समझाते चलेंगे। जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है बस उतना ही। आप कोई अदर एग्जाम देते हैं तो वहां आपको डीपली पढ़ना पड़ता है, बट सीटेट का एग्जाम देने के लिए आपको जो ग्रामर पढ़नी होती है उसे बेसिक तौर पे ही पढ़ना रहता है। सबसे पहले हम जानेंगे द्विगु समास क्या होता है। तो जिस समास में ऐसे शब्द हो जहां पे गणना की जाती हो, संख्या लिखी हो, उन्हें कौन सा समास कहते हैं? तो उन्हें द्विगु समास कहते हैं। जैसे लिखा रहता है चौराहा, चौराहा, दोपहर। जहां ऐसा हो कि संख्या लिखा हो, वो कौन से समास होते हैं? तो वे हमारे द्विगु समास होते हैं। ये 2 शब्द नहीं, मतलब कोई भी ऐसा शब्द हो जहां पे संख्या ऐड हो। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, पिता चाची चाचा। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या होता है? और शब्द का लोप होता है। जैसे आप कह सकते हैं माता और पिता, भाई और बहन। ये कैसे समास होते हैं? तो ये द्वंद्व समास होते हैं जहां और शब्द का लोप होगा और दोनों पद की प्रधानता होती है। ना तो आप पिता को ज्यादा कर सकते हैं ना तो माता को, दोनों क्या है? शब्द प्रधान होते हैं। फिर है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है और जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है ये द्विगु और कर्मधारय के ही होते हैं। कर्मधारय के ही होते हैं। जैसे कहीं पे भी लिखा हो नीलकंठ, नीलकंठ। तो नीलकंठ क्या है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भोलेनाथ, शंकर। तो ये क्या हो गया? शंकर जी। ये क्या हो गया? तीसरे पद की प्रधानता हो गई। दोनों शब्द से हट के तीसरा शब्द आ गया। वहीं यदि द्विगु समास भी रहता है, जैसे लिखा रहता है दशानन, दशानन, दशानन लिखा है ना, तो 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 सिर है जिसके, रावण। तो किसका अर्थ हुआ? तीसरे पद की प्रधानता हो गई। तो ये दोनों जो द्विगु और कर्मधारय के उदाहरण होते हैं यही बहुव्रीहि के होते हैं। बट यदि ऑप्शन में कर्मधारय बहुव्रीहि लिखा हो और वहां पे द्विगु भी लिखा हो तो हम ऑप्शन बहुव्रीहि ही चुनेंगे, कभी भी कर्मधारय और द्विगु नहीं चुनेंगे। यदि ये दोनों नहीं है तो डायरेक्ट हम बहुव्रीहि पे लिखेंगे, और यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि ना हो करके नीलकंठ लिख के कर्मधारय लिखा है तो हम कर्मधारय पे जाएंगे। फिर है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास पढ़ना है। फिर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जो उदाहरण होता है, जैसे उसमें विशेषण विशेष होती है, मतलब एक शब्द की विशेषता को दूसरा शब्द बताता है। जैसे आप लिखे हो पीतांबर, पीतांबर। पीतांबर में क्या है?
पीला है अंबर जिसका, पीला क्या है, ये क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। और अंबर क्या है, विशेषण, अंबर, अंबर क्या है, अंबर विशेष है, क्या है, विशेष है। तो कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण की विशेषता बताई जाती है। जिसे पीला है अंबर अर्थात जिसका विष्णु भगवान को कहते हैं, कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो ये क्या है, पीतांबर एक विशेषण है और एक विशेष है। इसी तरह से नील कमल आप लिख लीजिए, क्या, नील कमल, कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, क्या है उसकी विशेषता, नीला। विशेषण ये हो गया, नीला हो गया, और विशेष क्या हो गया, कमल हो गया। तो विशेषण विशेष जहां दिखाई देगा वो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास जो होता है उसमें कारक चिन्ह छिपा होता है, क्या होता है, कारक चिन्ह छिपा होता है। जैसे लिखा हमने राजपुत्र, राजपुत्र। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र, का पुत्र। तो इसमें क्या है, कारक चिन्ह छिपा है। कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म से, क्रिया से, करण से, संप्रदान, अपादान, संबोधन है हो। फिर यदि आप लिख देते हैं गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, तो क्या होता है, घर मतलब होता है, गृह मतलब घर होता है, गृह में प्रवेश, आया ना कारक चिन्ह। तो जो भी शब्द जहां पे कारक चिन्ह छिपा होता है वो हमेशा तत्पुरुष समास कहा जाता है। फिर लास्ट है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पहला पद या तो उपसर्ग होगा या तो उसमें योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, ये क्या है, ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और या तो आप ये लिख सकते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, तो पहला पद क्या होता है अव्ययी भाव समास में, या तो उपसर्ग होगा या तो योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो वहां कौन से समास की गिनती की जाती है, तो वहां पे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। प्रतिदिन लिखा है हमने, आप यथा संभव लिख लें, यथा संभव। यथा संभव में भी यथा क्या है, एक उपसर्ग है, उपसर्ग है। तो कोई भी पूछे कि यथा संभव में कौन सा समास है, तो यथा संभव में अव्ययी भाव समास है। क्यों है अव्ययी भाव समास, क्योंकि पहला पद जो है वो उपसर्ग है। अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग होता है। तो इन सभी को हमने बेसिक तौर पे आपको समझा दिया है। डीपली में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि सीटेट में इतना ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अभी हम आपको दिखाएंगे समास का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। जो पार्ट 2 होगा उसमें हम आपको संधि और अलंकार के बारे में और संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अब हम देखते हैं समास का क्वेश्चन। समास से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति जो शब्द लिखा है इसमें कौन सा समास है, तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कर दीजिए। देश के लिए भक्ति, आपको ऐसे समझ में आ गया होगा, बट हम ऑप्शन को पूरा देखते हैं। ऑप्शन 1 है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में तीसरे पद की प्रधानता होती है, अभी हमने आपको समझाया। ऑप्शन 2 है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य की विशेषता के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन 3 है तत्पुरुष समास। यही आपका राइट आंसर है क्योंकि तत्पुरुष समास में ही कारक चिन्ह छिपा होता है। ऑप्शन 4 है द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाची गणनावाची शब्दों का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है,
थर्ड है तत्पुरुष समास है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का।